दो रिएक्टेंट या रिएक्टेंट मिलकर कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होता है केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी सब्सटेंस में अगर कोई रिएक्शन करवाया जाए और नया प्रोडक्ट कोई फॉर्म होता है, वो होता है केमिकल रिएक्शन। इसमें देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट होते हैं जो कन्वर्ट किए जाते हैं एक या एक से अधिक प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो होता है केमिकल रिएक्शन। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वो होता है जब दो सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करता है तो कोई प्रोडक्ट बनता है, ये होता है केमिकल रिएक्शन। और उसी केमिकल को लिखने के लिए हम लोग शॉर्टकट फॉर्म या उसका शॉर्टकट लिखते हैं, वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में आता है, जिसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में जो है हमें केमिकल इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसको छोटे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखें, वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। उसके बाद उसको उसमें कितना मोल है, उसका एटम, दोनों के एलिमेंट में कितने एटम है, वो बराबर लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में बराबर होना चाहिए, वो बैलेंसिंग इक्वेशन हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वो ऑक्सीडेशन के कारण क्यों होता है। ये सारा टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर सब्सटेंस। मतलब दो रिएक्टेंट या एक से अधिक रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में अगर उसमें रिएक्शन करवाया जाए और वो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट एक भी बना सकता है, एक से अधिक भी बना सकता है। उसी तरह रिएक्टेंट जो है एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो जब दो रिएक्टेंट या रिएक्टेंट मिलकर कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होता है केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी सब्सटेंस में अगर कोई रिएक्शन करवाया जाए और नया प्रोडक्ट कोई फॉर्म होता है, वो होता है केमिकल रिएक्शन। इसमें देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट होते हैं जो कन्वर्ट किए जाते हैं एक या एक से अधिक प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो होता है केमिकल रिएक्शन। इसमें प्रॉपर्टीज बदल जाता है। जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं या एक रिएक्टेंट को अगर हीट दिया जाता है या वो रिएक्शन करवाया जाता है तो वो एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में लाते हैं जिसे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज जो है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम बिल्कुल अलग होता है। तो और जो लास्ट में आप एनसीईआरटी में देखिए, लास्ट में व्हाइट पाउडर पीपीटी फॉर्म होता है, व्हाइट पाउडर पीपीटी फॉर्म होता है, वो प्रिसिपिटेशन उसे बोलते हैं। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, जो इनसॉल्युबल होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है और कह सकते हैं सॉलिड के फॉर्म में होता है, जो पानी में घुल न सके, उसे हम प्रिसिपिटेशन भी कह सकते हैं या पीपीटी उसे भी हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका स्मेल चेंज हो सकता है, उसी तरह उसका स्टेट चेंज हो सकता है। अगर वो लिक्विड में है तो गैस में हो सकता है, गैस में है तो लिक्विड में हो सकता है ना। उसके बाद चेंज इन कलर, जैसे सिल्वर, चांदी में जब ऑक्सीडेशन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। आयरन, एफी में जब ऑक्सीडेशन होता है, जंग लग जाता है, रस्टिंग होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कभी कभी आप दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं और नया प्रोडक्ट बनता है, उसमें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है, किसी में CO2 गैस रिलीज होता है। तो रिएक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, मतलब गैस भी रिलीज हो सकता है जब कॉम्बिनेशन या दो रिएक्टेंट या एक से अधिक रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, या केमिकल रिएक्शन होता है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर का इसमें बहुत रोल रहेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हुआ, हीट रिलीज हो रहा है,
हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और इंडोथर्मिक में क्या हुआ, हीट जो है ऑब्जॉर्ब हो रहा है ना। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिएट, प्रिसिपिएट वही हुआ कि सॉलिड फॉर्म बन गया, जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुल नहीं सकता है, वो हो गया प्रिसिपिएट हो गया। तो ये आपको याद रखना है 5 पॉइंट कि केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, या क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू में या 2 नंबर के मार्क्स में। अब देखिए राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, तो जो केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, पानी बन गया, तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग स्मॉलेस्ट वर्ड में लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉलेस्ट वर्ड में लिखते हैं। वो जो जिस इक्वेशन में लिखते हैं उसे ही हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उस केमिकल का इक्वेशन लिखना, उस छोटे फॉर्म में उस केमिकल का नाम का छोटे से इक्वेशन फॉर्म में लिखना, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसको छोटे फॉर्म में इक्वेशन में लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे एक केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसे रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में, उसे जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसे रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, उसे ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। किस में लिखेंगे, सिंबल या फॉर्मूला के बेसिस पे, क्यों जो केमिकल है उसका सिंबल क्या है, उस केमिकल का फॉर्मूला क्या है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो आया केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला और सिंबल के उसे डिनोट करते हैं, केमिकल फॉर्मूला और सिंबल के रूप में उस केमिकल रिएक्शन को दर्शाते हैं। जैसे कि मान लिया हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएं, है ना, तो बन गया पानी H2O। H2O क्या हुआ, लिक्विड हुआ। ऑक्सीजन क्या हुआ, गैस हुआ। हाइड्रोजन क्या हुआ, गैस हुआ। तो ये सिंबल हुआ, ये केमिकल का इक्वेशन हुआ, फॉर्मूला हुआ, ये केमिकल का फॉर्मूला हुआ, इसे हम लोग वाटर कहते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट हम लोग किए उसे ही हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए जैसे मैग्नीशियम जब एयर के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, Mg। ऑक्सीजन का क्या हुआ, O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाया, MgO। तो ये हो गया LHS। जो रिएक्टेंट हमारा है उसे क्या कहेंगे, LHS कहेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ LHS कहेंगे। और ये MgO जो आया इसको कहते हैं RHS, जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ RHS, जिसे हम लोग प्रोडक्ट भी कहते हैं कि ये प्रोडक्ट आया और ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट क्या हुआ, ये LHS, और MgO प्रोडक्ट क्या हुआ, RHS। हम लोग जो रिप्रेजेंट किए उसको केमिकल इक्वेशन में लिखें, और जो केमिकल रिएक्शन हुआ क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम लोग देखिए, जो हम लोग रिप्रेजेंट सिंपल वर्ड में बिना बैलेंसिंग किए हुए, बिना इक्वेशन को बैलेंस किए हुए सिंपल वे में जो हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला बस और सिंबल, उसे हम लोग कहते हैं स्केलेटन, जिसको सिंबॉलिक इक्वेशन भी कहते हैं। स्केलेटन, इसको हम लोग बैलेंस अभी नहीं किए, बस फॉर्मूला को हम लोग इक्वेशन के रूप में लिख दिए हैं। अब इसमें देखिए, रिटन यूजिंग केमिकल फॉर्म बट दिस स्केलेटन फॉर्म इज नॉट बैलेंस्ड। जो केमिकल, ये स्केलेटन जो फॉर्म होता है वो केमिकल इक्वेशन को बस सिंबल और इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए केमिकल रिएक्शन को, बट वो बैलेंस नहीं है। वो क्या है, बैलेंस नहीं है। तो क्या हुआ, स्केलेटन बोलते हैं उसको, स्केलेटन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। अब देखिए, अब बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये देखिए, ये MgO2 है, MgO, ऑक्सीजन यहां 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां जब 2 करेंगे तो Mg 2 हो गया, तो यहां भी 2 करेंगे, तो इसी को हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे बैलेंस करते हैं। इसमें देखिए, 2 एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। यहां 2 एटम Mg हुआ, 2 एटम ऑक्सीजन का हुआ, तो यहां पे प्रोडक्ट में क्या बना, Mg भी 2 हुआ, ऑक्सीजन भी 2 हुआ, है ना। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। पहले केमिकल रिएक्शन हुआ, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए। उस केमिकल इक्वेशन को अब हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस मतलब हुआ कि जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में मतलब रिएक्टेंट में लिखे हुए हैं, और जो एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में मतलब जो प्रोडक्ट बना, 2 रिएक्टेंट या एक से अधिक रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनाया, उसको, उसमें जितने एलिमेंट्स में एटम हैं
वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए। जब दोनों बराबर हो गया तो हम लोग उसको कहेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। ये इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब देखिए, जो पहले हम लोग स्केलेटन इक्वेशन लिख देंगे, सिंपल बिना बैलेंस किए हुए, जो रिएक्शन हुआ उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए, हो गया हमारा स्केलेटन इक्वेशन भाई। अब उसके बाद जो रिएक्टेंट पे जितना एटम है उसको प्रोडक्ट के जितना एटम है उससे बराबर करेंगे, है ना। उसके लिए सबसे पहले लिस्ट द नंबर ऑफ एटम, पहले जितने भी एटम है, कोई एलिमेंट पे जितने एटम है पहले उसको लिख दो। क्या भाई ये कोई इक्वेशन है, जैसे Fe2 ये आपका इक्वेशन हुआ, तो Fe इस पे कितना एटम है भाई 1। H2O H पे कितना है 2, H पे क्या हुआ 2, Fe पे क्या हुआ 1, O पे क्या हुआ 1। अब ये देखो प्रोडक्ट में क्या हुआ, प्रोडक्ट में Fe पे कितना है भाई 3, O पर कितना है 4, हाइड्रोजन पे कितना है 2 एटम है। अब इसको आपको बराबर करना है, इसको आपको बराबर करना है कि Fe 3 होना चाहिए, यहां 1 क्यों है भाई, तो आप इसको बराबर कैसे करोगे, तो पहले जो मोर रिएक्टिव है या जो मेटल एलिमेंट है पहले उसको बराबर करो, है ना। इक्वेशन में पहले जो मोर रिएक्टिव है या जो एलिमेंट है जिसमें मेटल हुआ, जो हाई रिएक्टिव हुआ, सबसे पहले उसको बराबर आप करो, बाद में ऑक्सीजन को करो, फिर हाइड्रोजन को करो। तो Fe देखिए, तो Fe को सीधे हम लोग क्या करो, सबसे पहले 3 कर दो। Fe में क्या करो, सबसे पहले 3 कर दो, क्योंकि Fe3 है, Fe3 है, 3 एटम है, ये क्या हुआ नंबर ऑफ एटम हुआ, ठीक है, तो 3 कर दो। उसके बाद देखो H2 है, इसमें H2 है, कोई बात नहीं, इसमें O4 है, आप देख रहे हो इसमें ऑक्सीजन 4 है बट इसमें ऑक्सीजन 1 है, तो यहां पे क्या करेंगे आप खुद गेस करो, यहां पे क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पे 4 है, तो 3Fe हो गया, 3Fe पूरा कंप्लीट हो गया। अब 4H, और यहां पे 4H आ गया, तो यहां पे 4H बराबर करने के लिए यहां 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H क्या हुआ 4, Fe 3, O4, अब ये टोटल आपका बराबर हो गया। अब इसी तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप की आंसर देखिए, ये रहा आंसर आपका, ये आंसर रहा 3Fe 4H2O 4H2O FeO4 Fe3O4 4H2O, ये 4H2O 4 4 2 8, यहां 4 होगा 4H2O, ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। क्यों यहां 4 हम लोग क्यों किए, क्योंकि H2 है, 4 H2 है, तो 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन यहां 8 है ना, हाइड्रोजन कितना है 8 है, तो हाइड्रोजन हम लोग यहां 4 करेंगे, तो हाइड्रोजन 8 हो गया, सिंपल जी, ये डायरेक्ट आंसर आप देख लीजिए, 3Fe 4H2O फिर Fe3O4 4H2। अब देखिए, अब जो हम लोग लिखते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन में, तो उसको स्टेट को किस फॉर्म में लिखते हैं, है ना, उसकी स्टेट को किस फॉर्म में लिखते हैं, सॉलिड को S में लिखेंगे सिंबॉलिक रूप में, लिक्विड को L में लिखेंगे, गैस को G के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, और जो एक्वा सोल्यूशन हुआ, जो पानी में घुलने वाला सोल्यूशन हुआ या एक्वा सोल्यूशन हुआ जिसे पानी डिसॉल्व हो, उसको हम लोग AQ से लिखेंगे, किसे लिखेंगे AQ से लिखेंगे, ये डिसॉल्व इन वाटर होता है। अब देखिए BaCl2 बैरियम क्लोराइड जो है वो किससे हुआ Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट से रिएक्टेंट किए तो क्या आया BaSO4 और 2NaCl। अब इसको आप AQ हुआ मतलब एक्वस हुआ, ये एक्वस हुआ, AQ है एक्वस सोल्यूशन है, S मतलब सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस NaCl ये एक्वस फॉर्म में है। तो हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ये काफी ज्यादा नेसेसरी होता है, उससे आपको अच्छे से पता ये चल जाएगा कि ये केमिकल रिएक्शन जो हुआ वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, वो या किस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये होता है स्टेट सिंबल। अब देखिए बैरियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है वो अगर सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है तो सॉलिड आया, मतलब सॉलिड जहां पर आ गया मतलब वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, क्योंकि सॉलिड है तो पानी में घुलेगा नहीं, तो हो सकता है वो प्रिसिपिटेट भी होगा क्योंकि पानी में वो भी नहीं घुलता है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट आया तो कलर चेंज जरूर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर चेंज जरूर हो जाता है, या प्रिसिपिटेशन आता है या हीट आता है ना। तो अब देखिए, तो व्हाइट प्रिसिपिटेशन, तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें सॉलिड जो इसका कलर चेंज हुआ उसमें कौन सा कलर का सॉलिड आया,
तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे? व्हाइट प्रेसिपिटेशन, मतलब व्हाइट कलर। नाम क्या होगा? बेरियम सल्फेट। BaSO4 को क्या बोलेंगे? बेरियम सल्फेट। एंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो नमक को बोलते हैं NaCl। तो ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी आ सकता है। अब देखिए इस चैप्टर में और 5 टॉपिक पढ़ना है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को यह ध्यान में रख के रखिए कि कोई भी अगर दो रिएक्टेंट हुआ या दो दोस्त मिलकर एक ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप ए नाम का एक दोस्त हुआ, बी नाम का दोस्त हुआ, वो दोनों मिलकर एक टीम बना लिए, एक ग्रुप बना लिए AB। तो जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ? जब एक ग्रुप टूटकर दो अलग अलग प्रोडक्ट बना लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब टूट जाना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव जो एक एलिमेंट होगा वो दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएगा, आयन एक्सचेंज कर लेगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एलिमेंट का आयन आपस में चेंज हो जाएगा, दोनों डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट आपस में घुल मिल के एक्सचेंज हो जाता है, वो हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट। हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ? ऑक्सीजन गेन करना और हाइड्रोजन लूज करना ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन में क्या हुआ? ऑक्सीजन लूज करना और हाइड्रोजन गेन करना क्या होता है? रिडक्शन होता है। जब कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें दोनों काम हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है एक ही इक्वेशन में, उसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है, वन सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये जनरली एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें हीट या लाइट रिलीज होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कौन सा हीट रिलीज होता है या हीट एब्जॉर्ब होता है, ये कौन सा थर्मल रिएक्शन होता है, तो आप क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होता है? हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है? रिलीज होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अब देखिए जैसे कोयले को जलाना, बर्निंग ऑफ कोल, तो इसमें क्या होता है? कार्बन, कोयला जो होता है कार्बन से ही बनता है। वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको ऑक्सीजन के संपर्क में आया, जलने लगा, CO2 क्या बनाया? CO2 दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। कार्बन को आप जलाओगे ऑक्सीजन के संदर्भ में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दो रिएक्टेंट क्या मिले? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या मिला? वाटर H2O, प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बना दो रिएक्टेंट से मिलकर। इसमें क्या बोले हुए आप? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हुआ ये हो गया LHS। ये क्या हुआ? रिएक्टेंट। ये CO2 क्या हुआ? RHS। ये इसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। बस ये आपको याद रखना है। अब इन दोनों के एटम को बराबर कर देंगे, हो गया बैलेंस इक्वेशन। एलिमेंट कौन कौन सा हुआ? ये एलिमेंट हुआ। क्विकलाइम, चूना, क्विकलाइम को क्या बोलते हैं? चूना बोलते हैं। चूना को अगर पानी में मिलाते हो, चूना को, तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक, गर्म हो जाता है, हीट रिलीज होता है। चूना को अगर आप पानी में मिलाओगे, जैसे घर पे पुताई जब करवाते हो, व्हाइट वॉशिंग जिसे बोलते हैं, तो आप चूना को आप पानी में मिलाते हो तो हीट रिलीज होता है, वो हीट रिलीज गर्म होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है। तो चूना को, क्विकलाइम, CaO, चूना, क्विकलाइम को पानी में मिलाते हैं, H2O लिक्विड में मिलाते हैं, तो क्या बनता है? CaOH2 एक्वा सोल्यूशन। क्या बनाया? CaOH2 एक्वा सोल्यूशन, जिसे सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। CaOH2, OH क्या हुआ? हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, जिसे सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। आप देखते होगे जब पुताई का काम होता है तो पहले चूना को पानी में मिलाएं,
चूना को पानी जो चूना को पानी में मिलाएं, क्विकलाइम को पानी में मिलाएं, क्या बना? सिलिकलाइम। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वो जब एयर से रिएक्ट करेगा और एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा 2-3 दिन बाद, तो क्या होगा? क्या होगा? शाइनिंग फिगर देगा, व्हाइट हो जाएगा, और ज्यादा व्हाइट होगा और ज्यादा शाइनिंग, चमकने लगेगा। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ज्यादा चमकने लगेगा। जब पुताई होता है तो 2-3 दिन बाद सूखता है। क्यों सूखता है? क्योंकि एयर के प्रेजेंस में आता है। एयर में मिला हुआ खास कार्बन डाइऑक्साइड जब उससे रिएक्ट करता है, किससे? COH2 से, तो क्या बनता है? और ज्यादा चमकीला बन जाता है और ज्यादा व्हाइट हो जाता है। और इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। अब आते हैं लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट बनके क्या बना? लाइम वाटर को क्या CaO कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना? कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना? वही कार्बन डाइऑक्साइड से, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, कैल्शियम का CaCO3 बना दिया, जो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, एक परत बना देता है, व्हाइट भी करता है, शाइनिंग भी करता है और एक परत बनाता है। कौन सा परत? कैल्शियम कार्बोनेट, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये पूरा प्रोसेस समझिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। हाँ, एक और बात, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब पूछेगा तो जब बॉडी में खाना जब बनता है, जब पाचन क्रिया होता है, वहां पे रिएक्शन जब होता है, तो बॉडी में जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और फोटोसिंथेसिस में जो होगा वो इंडोथर्मिक होगा। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, किसमें? रिस्पायरेशन इन आवर बॉडी। ठीक है। अब देखिए, अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक प्रोडक्ट है, उसको 2 भाग में टूटना। ए बी एक टीम है, उसको 2 भाग में टूट जाना। ए बी बराबर A+B, है ना। अब आते हैं वन रिएक्टेंट है जो ब्रेक होकर, टूटकर 2 प्रोडक्ट बनाता है, 2 और मोर प्रोडक्ट बनाता है। 2 प्रोडक्ट बनाएगा ही, लेकिन जनरली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? AB बराबर A+B। ये प्रोडक्ट हुआ और रिएक्टेंट में टूटा, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या किसमें करते थे? A+B बराबर AB, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। अब डिकम्पोजिशन क्या हुआ? एक प्रोडक्ट, 2 और 2 से अधिक रिएक्टेंट। अब देखिए, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्शन होता था कि 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया, इसमें जस्ट उल्टा है। इसमें एक प्रोडक्ट जो है वो 2 अलग अलग बना देता है, A और B। मतलब एक रिएक्टेंट 2 से या अधिक प्रोडक्ट बनाएगा, टूट जाता है। पर डिकम्पोजिशन में तो याद रखना, टूट जाना। एक प्रोडक्ट है, मतलब AB है, उसको A+B में कर देना। ठीक है। तो ए सिंगल कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। ए सिंगल जो सब्सटेंस हुआ उसको 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन नीड एनर्जी, सो दे इंडोथर्मिक। ये एनर्जी, ये इसमें हम लोग जब कोई सब्सटेंस हुआ उसमें हम लोग हीट गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ही वो 2 या 2 से अधिक में टूटता है। तो इस पे क्या हुआ? ये इंडोथर्मिक हुआ। ठीक है। अब देखिए, मान लिए थर्मल का एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या होगा? CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। उसको हम लोग गर्म किए। गर्म करने का साइन हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, नॉर्मल हीट भी लिख सकते हैं। तो क्या बना? लाइम बना, CaO और CO2 रिलीज हुआ, तो लाइम स्टोन को अगर हीट देते हैं तो क्या बनता है? क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, है ना। क्विक लाइम और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट होता है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट में भी यूज होता है। जनरली ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप याद करने का सबसे बेस्ट है, आप AB स्प्लिट इनटू A+B, बात खत्म। इंडोथर्मिक रिएक्शन, जब भी ये रिएक्शन होगा हीट को हम लोग देंगे, हीट एब्जॉर्ब होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, 2 या 2 अधिक रिएक्टेंट होगा। एग्जांपल में आप साफ लिख लिए CaCO3 जो सॉलिड है, जो अब प्रीवियस अभी थोड़ा देर पहले आपने क्या पढ़ा? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या हुआ? एक परत बना देता है। किससे बनाया था? इसको हीट किए तो क्विकलाइम और CO2 रिलीज करेगा। CO2 क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। मतलब एक सब्सटेंस को हीट दिए तो 2 या 2 से अधिक में रिएक्टेंट में
बट गया, दो या दो प्रोडक्ट बट गया, डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दो तीन तरह का चीज होता है। पहला इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। कैथोड एनोड याद है आपको, कैथोड एनोड रहता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। कोई सब्सटेंस एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है तो वो स्प्लिट हो जाता है, दो जगह पे कैथोड पे जाकर एक एलिमेंट बैठ जाएगा और एक एनोड पे जाकर वह बैठ जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होगा कि हाइड्रोजन कलेक्ट एट कैथोड ट्वाइस द वॉल्यूम और ऑक्सीजन एट द एनोड। क्यों? जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे दुगना वॉल्यूम में बढ़ जाता है। हाइड्रोजन जो है कैथोड पर दुगना वॉल्यूम में बैठता है और एनोड पे ऑक्सीजन सिंगल वॉल्यूम में बैठता है। ऐसा क्यों? उसका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ये जो 2H2 प्लस O2, यहां पे क्या हुआ, पानी को लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए, तो लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड किए, एनोड कैथोड रड लगा हुआ है आपका, वोल्टेज से बिजली जा रहा है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन हुआ। यह हाइड्रोजन में देखिए दुगना वॉल्यूम है ना, डबल है, और ऑक्सीजन क्या है, यहां पे सिंगल है, यहां पे सिंगल है। इसलिए इस रिएक्शन में, पार्टिकुलर रिएक्शन में क्या होगा, जब पानी के रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो इस दो के कारण कैथोड पर डबल वॉल्यूम में हाइड्रोजन बैठेगा और ऑक्सीजन जो है सिंगल वॉल्यूम में एनोड पे बैठेगा। किसमें? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोलाइटिक में। इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ, आप इलेक्ट्रिसिटी डालें, इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो होने के कारण एनोड कैथोड पे दो एलिमेंट या दो सब्सटेंस बैठ जाते हैं या स्प्लिट होकर टूट जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या टूटे, एक सिंगल रिएक्टेंट हुआ, जिसे प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, जो LHS में हुआ। LHS को स्प्लिट करके A+B में हुआ। कैसे हुआ? तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुआ। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। अदर एग्जांपल क्या हुआ, NaCl, नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड। नमक में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, नमक कौन सा होना चाहिए? मोल्टेन नमक, है ना, उसमें एक्वास थोड़ा सा रहना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो यहां भी क्या होगा, Na और Cl में डिवाइड हो जाएगा। मतलब सिंगल सब्सटेंस को एनर्जी देकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना देता है, वो हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या हुआ, बिजली पास करवाते हैं, फिर हीट मिलता है, बिजली पास होता है, तो एनोड कैथोड पर दो एलिमेंट जाकर बैठ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इसका दूसरा पार्ट क्या हुआ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें फोटोसिंथेसिस के मदद से, लाइट के मदद से जो रिएक्शन होता है, एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक में टूट जाता है, एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक में टूट जाता है, किसकी मदद से? फोटोस की मदद से, लाइट की मदद से टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसका एग्जांपल क्या है भाई? एग्जांपल देखो, 2AgCl को सनलाइट में, अगर सनलाइट में क्या आया? लाइट आया। लाइट क्या आया? फोटोन आया, लाइट आया, है ना। तो Ag क्या हुआ? सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो डिकम्पोज होकर क्या बना देता है? 2Ag। अकेला क्या बनाया? आपको सिल्वर, और अलग क्या कर दिया? क्लोरीन को अलग कर दिया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि अगर जहां पे सॉलिड फॉर्म में रहा, वहां पर प्रिसिपिटेशन रहा, वहां पर आपको यह देखना होगा किस कलर में चेंज हुआ। कलर हमेशा एग्जाम में भी आ जाता है, MCQ क्वेश्चन में आ जाएगा। तो जब सिल्वर क्लोराइड, जो सॉलिड फॉर्म में सिल्वर क्लोराइड है, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट होकर दो प्रोडक्ट क्या बना, सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग बना, तो उसमें जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। डिकम्पोजिशन टू सिल्वर मेटल यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। यूज किस में आता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आ जाता है। कौन सा आ जाता है भाई? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर का क्या हुआ? Ag, ब्रोमाइड का क्या हुआ? Br। तो AgBr
मतलब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं या लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो फिर वही एजी और ब्रोमाइड मतलब सिल्वर और ब्रोमाइड में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। किसकी मदद से? सनलाइट या लाइट की मदद से। ठीक है, अब इसमें देखिए हीट प्रोड्यूस होता है, मतलब थर्मल देते हैं, हीट देते हैं या थर्मल देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी दिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, और फोटो मींस लाइट दिए तो क्या बना? लाइट, सनलाइट से भी लाइट आता है, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बना, है ना। अब और हीट देते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन भी आता है। इसमें एक और टॉपिक जोड़ सकते हैं आप कि अगर इसमें हीट देते हैं, सिंपली हीट अगर देते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन बन जाता है। जैसे चूना में किए हम लोग, सिर्फ उसको गर्म किए और वो चूना, लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग डिवाइड हो गया था। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, 3 आप याद रखिएगा और सबका इक्वेशन के साथ। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ने से पहले आपको हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा कि हाइड्रोजन से ऊपर कितने रिएक्टिविटी सीरीज हैं, या मोर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट कौन है, लेस रिएक्टिव कौन सा है। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने पे क्या होगा, आपको जो कम रिएक्टिव है और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो आपको आइडिया लग जाएगा, उससे आप ये क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आपको एनसीईआरटी में आराम से दिया हुआ, आप उसको याद कर सकते हैं। एजी हो गया, एफई हो गया, पीवी हो गया, या जितने मेटल हुए या हाइड्रोजन, उसका रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लेना। अब देखिए, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हुआ, जैसे सपोज सिल्वर मोर रिएक्टिव है, तो वो जो नीचे लीड हुआ उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको डिस्प्लेस करके खुद उसमें जुड़ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव को। अब इसको हम लोग डिफिनेशन कैसे करेंगे कि ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड या सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो सबसे पहले आप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल देख लीजिए कि क्या क्या, सबसे पहले मोर रिएक्टिव क्या हुआ, लेस रिएक्टिव क्या हुआ, है ना, वो आपको देखना काफी अनिवार्य हुआ। पोटेशियम हो गया, स्टार्टिंग हम लोग करेंगे तो के Na, तो के का सबसे, पोटेशियम का सबसे ज्यादा हो गया, Na सोडियम का सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, फिर धीरे धीरे होते आयरन हुआ, फिर नीचे सबसे ज्यादा नीचे मरकरी हो गया। तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना होगा, है ना। के हो गया, Na हो गया, ये मोर रिएक्टिव हुआ। ये आप मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव आपको याद रखना, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट में काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, अब के पोटेशियम जो हो गया वो आपको मोर रिएक्टिव हुआ, सोडियम मोर रिएक्टिव हुआ, कैल्शियम मोर रिएक्टिव हुआ। जो सबसे लेस रिएक्टिव हुआ वो क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया और मरकरी हो गया, ध्यान रखना। अब आते हैं इसमें एफई, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर। अब ये देखिए, एफई सॉलिड, आयरन क्या होता है सॉलिड फॉर्म में, सीयू क्या हो गया, कॉपर, SO4। तो एफई प्लस CuSO4 को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो एफई है, आयरन है, वो क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा, Cu को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और उसके बाद Fe जो है SO4 से बनकर FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। जैसे इसमें सिंपल है, आयरन हुआ, आयरन का कील ले लिए, आयरन का नेल ले लिए, आयरन का नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिए आप, किसमें डाल दिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप डाल दिए, तो ये चेंज कर जाता है। इसका कलर क्या, कलर आपको हमेशा याद है, कलर क्या चेंज हुआ, ब्लू कलर जो होता है फेड हो जाता है, और रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट ऑन द नेल, रेडिश ब्राउन कॉपर उस पर डिपॉजिट हो जाता है, लग जाता है, आ जाता है। जिंक डिस्प्लेस कॉपर, इस रिएक्शन में देखिए जेडन सॉलिड हुआ, जेडन क्या हुआ, जिंक हुआ, CuSO4 क्या हुआ, कॉपर सल्फेट हुआ। तो जिंक क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक रिएक्ट कर दिया तो क्या बन गया, ZnSO4, क्योंकि और उसके बाद अलग से क्या बच गया, Cu क्या हुआ, सॉलिड हुआ।
तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन। अब थर्ड पे देखिए, लीड में देखिए, लीड का क्या हुआ, सेम वही, लीड डिस्प्लेसेस क्या, कॉपर को, तो लीड को हम लोग पीबी कहते हैं, लीड को क्या कहते हैं, पीबी, याद रखिएगा। तो PbCl2 और कॉपर बच गया। तो सबसे पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज याद रखो कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम सब जो होता है, ये सब आपको सबसे पहले याद रखना होगा। पीबी है ना, ये सब मरकरी, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना होगा। अब आते हैं इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि AB, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, AB प्लस CD जो होगा, ये डिस्प्लेस इसमें कर जाएगा, ये डिस्प्लेस इसमें कर जाएगा, आयन एक्सचेंज कर जाएगा, वन आयन एक्सचेंज फ्रॉम अनदर आयन, इसमें एक्सचेंज होगा, लेना देना एक्सचेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था, सिर्फ जो हायर रिएक्टिव होता है वो लेसर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, बट इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, इसमें बदल जाएगा अपना आयन जो है, प्लेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस में डिवाइड हो जाएगा या बट जाएगा। एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड, टू कंपाउंड इन सॉल्यूशन, दो कंपाउंड किसी सॉल्यूशन में अगर है तो एक्सचेंज आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड व्हेन वन प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन सॉलिड। जहां सॉलिड रहा वो इनसॉल्युबल हो गया, जहां इनसॉल्युबल हुआ वहां सॉलिड आ गया, सॉलिड आ गया मतलब प्रिसिपिटेट हो गया, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ। इट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट समझ गए, आयन, दोनों आयन एक्सचेंज कर जाएंगे, दोनों जो रिएक्टेंट हुआ दो या दोनों सॉल्यूशन हुआ, उस दोनों सॉल्यूशन में आयन एक दूसरे से एक्सचेंज कर जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों का एग्जांपल। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, Na2SO4। सोडियम सल्फेट जो होता है वो अगर बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाया, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट क्यों बनाया, Na जो है वो इससे डिस्प्लेस कर गया और ये जो है इससे डिस्प्लेस कर गया, ये इसमें आ गया और ये इसमें चला गया, डिस्प्लेस कर गया, तो ये देखिए आपका एक्सचेंज हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल जैसी वर्ड आ गया मतलब सॉलिड, सॉलिड जैसी वर्ड आ गया मतलब प्रिसिपिटेस है, ये हमेशा याद रखिएगा। टू फॉर्म, अब आता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो NaOH जो है HCl से अगर रिएक्ट करता है तो सेम ये क्या हुआ, NaCl बन गया और H2O बन गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस बराबर साल्ट प्लस वाटर, याद कीजिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वो भी क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। वो क्या हुआ, दोनों के आयन एक दूसरे से एक्सचेंज कर गए। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पूछेगा तो आप जरूर बोलिएगा कि यह भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि दोनों के आयन एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। एसिड और बेस के जो आयन है एक दूसरे से एक्सचेंज होकर साल्ट और वाटर बना दिए। एसिड का H आयन और बेस का OH आयन एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। कि अब इसमें क्या समझ में आया कि वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक सॉल्यूशन का रिएक्टेंट डिस्प्लेस करता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों सॉल्यूशन का रिएक्टेंट आपस में एक्सचेंज करता है। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट में रिप्लेस करता है और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज होता है, आपस में बदला बदली करते हैं। अब आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में सिंपली होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिड्यूस क्या करता है, हाइड्रोजन। ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना, बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना ऑक्सीडेशन कहता है। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होना और हाइड्रोजन का गेन होना, उल्टा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हुआ। और जो रिएक्शन या कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही इक्वेशन में हो रहा है,
उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन करना, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस होना। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। एग्जांपल देखिए, सीयू में O2 है, तो प्रोडक्ट क्या बना, CO, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि सीयू में क्या हुआ, ऑक्सीजन का ऐड हो गया, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। अब रिडक्शन में क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। इसे हम लोग उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किए थे, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किए थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किए थे। रिडक्शन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन या रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन करेंगे रिडक्शन में। तो CuO में हाइड्रोजन ऐड किए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन यहां पे लॉस हो गया। प्रोडक्ट में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और H2O में यहां पर क्या हुआ, गेन हुआ। तो हाइड्रोजन में गेन हुआ और Cu में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, लॉस हुआ। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स इसे ही हुआ कि ये हुआ आपका रिडक्शन, H2O में O बन गया, ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिस एक ही रिएक्शन में दोनों हुआ तो रिडक्शन, मतलब बोथ हैपन टुगेदर, एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होना क्या होता है, एक ही इक्वेशन में होना क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए, अब आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, तो सब्सटेंस दैट गिव्स ऑक्सीजन, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन दिया, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को दिया, ये हो गया आपका क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब्सटेंस दैट गिव ऑक्सीजन, जो रिड्यूस हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन दिया मतलब रिड्यूस हुआ, तो इसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस दैट रिमूव्स ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीजन रिमूव हुआ वो हो जाएगा, क्या होगा, रिडक्शन या रिएक्टेंट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोई भी मेटल, आयरन ही नहीं, कोई भी मेटल, वो एलिमेंट जो मेटल के फॉर्म में है या कोई भी मेटल, वो अगर एयर से रिएक्ट करता है या एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या एसिड से रिएक्ट करता है और उसके केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती है, चेंज हो जाता है, वो मेटल जो ऑक्सीजन से, एयर से या एसिड से रिएक्ट करने के बाद न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है, मेटल को खराब करता है, उसे हम कोरोजन कहते हैं। इसमें कोरोजन में क्या होता है, मेटल में ऑक्सीडेशन जुड़ जाता है, मेटल का ऑक्सीडाइज हो जाना, मेटल में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जुड़ जाना कोरोजन कहलाता है। फॉर्म डिफिनेशन देखिए, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, जैसे मॉइस्चर, एसिड और ऑक्सीजन या गैसेस, इट गेट ऑक्सीडाइज एंड कोरोडेड, वो खराब हो जाता है। वो मेटल में अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया या पानी से, मॉइस्चर से रिएक्ट हो गया या एसिड से रिएक्ट हुआ और वो कोरोड हो जाता है, वो खराब होने लगता है मेटल, किसके कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। हाँ, पहला एग्जांपल क्या आएगा, जंग लगना। कोरोजन में पहला एग्जांपल क्या आपका आएगा, जंग लगना। Fe में ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो FeO बन जाएगा, मतलब जंग लगना। तो आयरन में ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, गैसेस मतलब क्या हो, गैसेस में मॉइस्चर भी ऐड रहता है, गैसेस में ऑक्सीजन भी ऐड रहता है, सब कुछ रहता है। तो आयरन में ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों को जब ऐड करवा देंगे, मॉइस्चर प्रेजेंस होना आयरन के लिए, रस्टिंग के लिए जरूरी होता है। तो इसमें रेडियस ब्राउन कोटिंग आएगा। कौन सा कोटिंग आएगा, वर्ड याद रखना, रेडियस ब्राउन कोटिंग आएगा। जब जंग लगता है आयरन में तो उसका जो कलर जो फॉर्म में आता है वो आएगा रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, तो Fe2, इसका फॉर्मूला आप याद रखिए,
ये आयरन को कमजोर कर देता है। ये सब्सटेंस जो आयरन से बना सब्सटेंस है उसे कमजोर करता है, किसके कारण? कोरोजन के कारण। प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आयरन के लिए हुआ, बट मेटल में सिर्फ आयरन नहीं है, अब इसमें सिल्वर भी आ जाता है, तो कॉपर भी आता है। तो सिल्वर में क्या हो? सिल्वर चांदी का कोई आप चेन पहनते होंगे, ये चांदी का कोई सब्सटेंस, ये बना हुआ सब्सटेंस होगा, ज्वेलरी होगा, उसमें कालापन आ जाता है, वो काला हो जाता है। किस लिए काला होता है? वो भी गैस, जो इन्वायरमेंट में गैस प्रेजेंट है उससे रिएक्ट कर जाता है, तो उसे हम लोग टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर जो काला हो जाता है उसमें ऑक्सीजन लग जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसे हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सिल्वर जो आर्टिकल है वो ब्लैक हो जाता है कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि उसमें सिल्वर सल्फाइड जो होता है सरफेस पे बैठ जाता है। सिल्वर सल्फाइड जो काला बन जाता है ना, उसको सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। अब ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग, जब तांबे से अगर घर में आप पानी पीते होंगे या सूर्य भगवान को जल देते होंगे या तांबे से बनी कोई सामग्री आपके घर पे होगी, तो आप देखते होंगे उस पर मॉइस्चर के कारण, ऑक्सीजन के रिएक्ट के कारण उस पर ग्रीन कलर फॉर्म होने लगता है, ग्रीन एक परत बनने लगता है। वो किस कारण होता है? ऑक्सीडेशन के कारण होता है। किस उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे भी हम लोग कोरोजन कहते हैं। तो अब उस पर ग्रीन कोटिंग होता है, तो कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मतलब भीगा हुआ हवा, वो एयर जिसमें नमी हो, मॉइस्चर हो, पानी मिला हुआ, टू फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ कार्बन, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। तो वो ग्रीन कोटिंग क्या होता है? वो भी किसके कारण होता है? कोरोजन के कारण होता है। प्रिवेंशन क्या है भाई? कोरोजन तो हो गया, अब उसका प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो उसके लिए हम लोग उसको कहते हैं ऑयलिंग, उस पर तेल लगा लेते हैं, उस पर उसको हम लोग पॉलिशिंग करते हैं, उसको हम लोग पॉलिश करके रखते हैं, ताकि पॉलिश करने से क्या होगा? एक परत बन जाएगा। परत बनने से क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट में एयर है, मॉइस्चर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, वो उस मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो प्रिवेंशन में हम लोग रखना, पेंटिंग हो गया, ऑयलिंग हो गया, जिंक कोटिंग हो गया, जिंक से कोटिंग कर देते हैं, एलॉय उसमें मिक्स कर देते हैं ताकि जो रिएक्टेंट आसानी से ना हो पाए, रिएक्टेंट लेट से हो। ये हो गया, प्रिवेंट कर देता है, कोरोजन को स्लो प्रोसेस कर देता है, ऑक्सीडेशन कम कर देता है। अब आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या हुआ? कोई भी फूड आइटम खाने वाली जो भी पदार्थ है जिसमें फैट या तेल मिला हुआ रहता है, फैट या ऑयल मिला रहता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण गंध आने लगता है या टेस्ट में चेंज जाता है या खराब हो जाता है, वो से रेंसिडिटी कहते हैं। When fats and oils in food are oxidized, their smell and taste change. इसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग रेंसिडिटी से कैसे बचाएं भाई? तो एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन को काट सके। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग एयर, आप गांव में हम लोग की मम्मी बोलती हैं कि भाई उसको पूरा एयर टाइट पैक कर दो ताकि उसमें हवा ना लग सके, हवा जा ना सके, ताकि उसे रेंसिडिटी स्लो हो जाए, ऑक्सीडेशन स्लो हो जाए। तो एयर टाइट कंटेनर में रख दो भाई, एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल वहां रख दो भाई। तीसरा क्या कर सकते हो? आप चिप्स देखे होंगे, चिप्स या नमकीन या मिक्सचर या कुरकुरे का पैकेट में गैस भरा होता, मटेरियल तो थोड़ा सा कुरकुरे निकलेगा, चिप्स थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन उसमें इतना फुला हुआ गैस रहता है। वो गैस दरअसल होता क्या है? वो दरअसल गैस जो होता है नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन गैस होने के कारण क्या होता है? वो ऑक्सीडेशन को कट कर देता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाता है, स्लो कर देता है, और एयर टाइट रहता है, पूरा पैक रहता है, नाइट्रोजन फिल रहता है, तो उस वजह से वो लंबे समय तक टिकाऊ हो जाता है, कुरकुरे चिप्स खराब नहीं होता है, उसमें ऑक्सीडेशन लेट से होता है या नहीं के बराबर होता है। अब आ गया रेफ्रिजरेटर में। अगर आप फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में कोई सामान को, खाने वाले वस्तु को डाल दोगे तो उसमें ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगा। कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट एंड एक्सेस हीट। ऑफ कोर्स ओपन में नहीं रखोगे आप, ओपन में रखोगे तो लाइट और एक्सेस हीट रहेगा, उससे भी चीजें खराब हो जाती है। अब देखिए ये क्यों मैटर करता है? मैटर ये करता है कि सबसे पहले कोरोजन जो है, हमेशा याद रखना, कोरोजन अफेक्ट करता है मेटल को, कोरोजन इफेक्ट करता है मेटल को, और फूड आइटम जो है जिसमें फैट और ऑयल, तेल रहता है, वो इफेक्ट करता है रेंसिडिटी को। तो इस चैप्टर में इतना ही है। और जो दोनों हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों हैं, वो किस प्रोसेस के कारण खराब होते हैं? कोरोजन और रेंसिडिटी जो दोनों प्रोसेस हुआ, किस मेन उसका क्या, कौन सा प्रोसेस होता है? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है।
ऑक्सीडेशन के कारण रेंसिडिटी होता है, और ऑक्सीडेशन के कारण क्या हुआ आपका कोरोजन होता है, दोनों होता है इसके कारण। अब आइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हुआ, इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हुआ। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द प्रोडक्ट, जैसे कोयला को जलाना, कोयला जलता है, उसमें कोयला क्या हुआ, कार्बन हुआ, कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाते हो, कोयला जलने लगा, और जलने लगा उसके बाद क्या हुआ, हीट रिलीज करता है, देखते हैं काफी आग लग जाता है। रिस्पायरेशन ऑफ एक्सोथर्मिक, जो हम लोग रिस्पायरेशन सिस्टम होता है वो भी एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज करता है, गर्माहट रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। जो फूड होता है, ग्लूकोज होता है, वो कंबाइन किससे होता है, ऑक्सीजन से, और उसके बाद क्या, एनर्जी, पूरे शरीर में एनर्जी को सप्लाई करता है, वो क्या हुआ, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो डिकम्पोजिशन, जो वेजिटेबल होते हैं, जो खराब वेजिटेबल हुए या उसका वेजिटेबल का पिल्स हुआ, या जो वेजिटेबल होते हैं वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, या वो डिकम्पोज करके टूट के डिकम्पोज कर जाता है, टूट के क्या बन जाता है, उसमें कंपोस्ट खाद के रूप में बन जाता है। और एक्सोथर्मिक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जब पुताई करते हैं आप, क्विकलाइम को वाटर में मिला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। अब आते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन में। इंडोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, वो रिएक्शन जिसमें हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, वो कहलाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या हुआ, रिस्पायरेशन सिस्टम में हुआ, खाना सप्लाई, जब ग्लूकोज को तोड़कर खाना सप्लाई करता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। और एक्सोथर्मिक क्या हुआ, चूना में अगर पानी मिलाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हम लोग याद रखेंगे, कोयला को जलाना। अब इंडोथर्मिक में क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब होना, उसमें कौन कौन सा एग्जांपल होगा आइए देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली रिक्वायर एनर्जी इनपुट, हीट लाइट, मतलब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद होगा आप, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक था, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब होता है तो कोई रिएक्शन जब रिएक्ट करता है तो उसको हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, वही हीट सप्लाई हुआ, या लाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हीट देते हैं, हीट देते हैं हम लोग। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और उसको हम लोग गर्म करते हैं तो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देता है, CO और CO2 देता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर रिक्वायर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक एनर्जी, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, कैथोड एनोड रहा, एक्वा सॉल्यूशन रहा, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करवाएं, तो क्या होता है, वो भी टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, एनोड पे आ जाता है और कैथोड पे आके बैठ जाता है। तो इंडोथर्मिक में क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हुआ, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट जो हुआ उसमें हीट करवाएं तो CO और CO2 निकला। ये जो होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक आपको समझ में आ गया होगा। एक्सोथर्मिक में हुआ हीट को रिलीज होता है, इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, याद रखिएगा। अब क्विक रिवीजन में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुआ, दो रिएक्टेंट है, ठीक है, दो रिएक्टेंट है और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट बना के दिया, वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CaO को पानी में मिलाएं, मतलब जो चूना होता है उसको हम लोग पानी में मिलाएं, क्विकलाइम जिसे बोल सकते हैं, पानी में मिलाएं, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ, एक सिंगल सब्सटेंस को दो भाग में A और B में स्प्लिट कर देना। कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, उसको हम लोग हीट करते हैं, हीट देते हैं तो क्विकलाइम और CO2 रिलीज होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट हुआ वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके जुट जाता है ना, ये जुट गया और ये इस पे जुट गया, AC मिला दिया, AC मिला दिया और B अलग हो गया, बाकी जो लेस रिएक्टिव हुआ वो साइड हट गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक्सचेंज हो जाता है, दोनों सॉल्यूशन, अगर दो सॉल्यूशन हुआ दोनों का आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अब हम लोग वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर,
अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले आप घर पे ट्राई कीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर आप समझ गए हैं। ऑफ कोर्स जैसे ही क्वेश्चन है, मैग्नीशियम मेटल जो हुआ वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर जाता है, तो उसको हम लोग ऑफ कोर्स जो उसके ऊपर जो परत जम जाता है उसको हम लोग हटाते हैं ताकि वो जल सके। अब देखिए, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस। दिस लेयर इज अनरिएक्टिव और प्रिवेंट उसको प्रिवेंट किससे करता है? प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम बर्निंग प्रॉपरली। तो इसलिए उसको हम लोग साफ करते हैं। क्लीनिंग हम लोग करते हैं सैंड पेपर से या किसी से भी क्लीन किए हम लोग, ताकि वो जो परत है उसको हम लोग हटा देते हैं, जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन है आसानी से और कंप्लीटली जल जाता है। Mg प्लस O2 बराबर MgO करेंगे, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए बैलेंस करना, राइट द बैलेंस इक्वेशन। हाइड्रोजन को क्लोरीन से किए, तो हाइड्रोजन की, ये देखिए आप हाइड्रोजन को क्लोरीन से किए, इसमें क्या है? इस एलिमेंट में 2 एटम है, क्लोरीन में क्या हुआ? 2 एटम है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो बना उसमें क्या है? 2 एटम है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। 2 एटम जो है हाइड्रोजन का हुआ, हाइड्रोजन में क्या हुआ? हाइड्रोजन में कितना एटम है? 2 हुआ। क्लोरीन में कितना एटम है? 2 हुआ। तो हाइड्रोक्लोराइड में क्या हुआ? 2 एटम हुआ, ये ऑलरेडी बैलेंस है। इस तरह से ये क्वेश्चन पहले आप अपना घर पे ट्राई कीजिए, उसके बाद जो मैंने समझाया उसको एक बार फिर से रिवाइज करके आप दोबारा उसको बनाने का प्रयत्न कीजिए।